This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, SIN textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Organic molecules. The word organic originally meant that these molecules could only be synthesized within the living organisms. जो ऑर्गेनिक का मतलब पहले ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता था। टुडे हाउएवर ऑर्गेनिक केमिस्ट कैन सिंथेसाइज मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन द लेबोरेटरी। लेकिन आज के जो दौर में या आज की जो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लैब में इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो लिविंग बॉडीज़ हैं उनके अंदर ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लैब में भी बना सकते हैं। Therefore, the modern definition of organic molecules is modified as the molecules containing carbon as basic element bonded covalently with hydrogen atom. जो मॉडर्न डिफिनेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वो ये है कि जो कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। तो उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, जो बेसिक एलिमेंट जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो और वो कोवलेंटली बॉन्ड बना रहे हो, यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो और हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड हो बाई कोवलेंट बॉन्ड, तो उस मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनके स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके एग्जांपल जो हैं वो हम ले सकते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जो है वो बहुत सारे एमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं, सही है, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड हो, यानी बेसिक एलिमेंट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी मॉलिक्यूल के होते हैं तो हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Inorganic molecules are those which do not contain carbon as basic element or in which hydrogen is not directly bonded with carbon. जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेसिक एलिमेंट नहीं होते, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन ना हो, या फिर हाइड्रोजन हो और कार्बन ना हो, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद तो हो लेकिन उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ना हो या डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो, तो हम उस मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। वो मॉलिक्यूल जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। Synthesis of large molecule by condensation. What is condensation? Condensation जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक मोनोमर से OH और दूसरे में से H रिमूव हो जाए और ये दोनों यानी H और OH आपस में मिलके वाटर के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है तो इसलिए हमने इसको डिहाइड्रेशन कहा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन भी रहा है तो हमने इसको सिंथेसिस कहा। तो इस जो पूरे अमल को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
और ये दोनों मोनोमर्स आपस में बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं। इसके लिए एंजाइम्स और एटीपी जो है रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को चलाने के लिए, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है उसको चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। The molecule which form the structure and carry out activities of the cell, वो molecule जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और उसकी तमाम एक्टिविटीज को चलाता है, उसको कहते हैं, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये मॉलिक्यूल जो वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसको कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। These macromolecules are composed of large number of lower molecular weight building blocks or subunit called monomers। ये मैक्रोमोलेक्यूल जो है बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से जिनका वेट जो है वो कम होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। इनके आपस में मिलने से ये मैक्रोमोलेक्यूल जो है वो बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो है जिनका लो वेट होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के, या फिर ये सब यूनिट होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के। इन सब यूनिट्स या फिर ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहते हैं मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूलर जो वो बनाते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो एमाइनो एसिड हैं। यानी बहुत सारे एमाइनो एसिड जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका? प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है एमाइनो एसिड का। यानी बहुत सारे एमाइनो एसिड जो है आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन पॉलीमर और एमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर। प्रोटीन पॉलीमर हुआ एमाइनो एसिड का, और एमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर हुआ प्रोटीन का। द मैक्रोमोलेक्यूल आर कॉल्ड पॉलीमर्स। जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको हम पॉलीमर्स कह सकते हैं। जो मैक्रोमर्स होते हैं उनको हम पॉलीमर्स कह सकते हैं। यानी पॉली मीन्स बहुत सारा, मर्स मीन मॉलिक्यूल्स। यानी जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं वो पॉलीमर्स हैं, असल में मोनोमर्स के। मैक्रोमोलेक्यूल कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। मैक्रोमोलेक्यूल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट ऑफ एमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो सब यूनिट है एमाइनो एसिड्स का। यानी प्रोटीन जो कंपोज्ड होता है सब यूनिट ऑफ एमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो एमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। बहुत सारे एमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन जो है वो बन जाता है। पॉलीसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स के आपस में मिलने से बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर सब यूनिट ऑफ फैट्स। फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के मिलने से बनते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स के आपस में मिलने से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. The basic structure and function of each family of macromolecule is very similar in all organisms from bacteria to human beings. बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, जो सिमिलर मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, उनका फंक्शन भी और उनका स्ट्रक्चर भी जो है वो सेम होता है। Two monomers join together when a hydroxyl OH group is removed from one monomer and one hydrogen H is removed from another या other monomer। जो दो मोनोमर जो है जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं? उनको मिलने के लिए ज़रूरी है कि एक में से OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, उसका रिमूव होना, और दूसरे मोनोमर में से H हाइड्रोजन का रिमूव होना ज़रूरी है। The joining of two monomers is called condensation, जिसके बिना पर क्या होगा, वहां पे दो जो मोनोमर्स है वो आपस में मिल जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि वहां पे दो मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं। This type of condensation is called dehydration synthesis।
इस टाइप की कंडेंसेशन जो होती है इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बिकॉज वाटर इज रिमूव डिहाइड्रेशन एंड बॉन्ड इज मेड सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बॉन्डिंग भी हो रही है। ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि यह डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। वहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान भी हो रही है और दो मोनोमर्स के दरमियान भी हो रही होती है बॉन्डिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है का प्रोसेस है। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंस। यानी जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो हमेशा इस जगह पे होता है जहाँ पे एंजाइम्स जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हो, वो प्रॉपर एंजाइम्स हो वहाँ पे, और वहाँ पे एनर्जी भी मौजूद हो। यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए या इस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए एंजाइम्स और एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलिसिस, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस जो है वो अपोजिट है कंडेंसेशन का, क्योंकि कंडेंसेशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे थे जबकि हाइड्रोलिसिस में लार्ज मॉलिक्यूल जो है उनकी ब्रेकडाउन हो रही है। Another process which is just reverse of the condensation is called hydrolysis. ये जो कंडेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है या जो अपोजिट प्रोसेस है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन ब्रेकिंग, a process during which polymers are broken down into subunits monomer by the addition of water is called hydrolysis. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पॉलीमर्स हैं या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और इस जो प्रोसेस के दौरान, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसके दौरान यहाँ पे क्या ऐड होता है, एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। During this process, a water molecule break into H positive and OH negative ions with the help of enzyme. Whereas OH group attached to one monomer and H attached to other. इस प्रोसेस के दौरान जो है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। इसमें जो एंजाइम जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो ऑक्सी एंजाइम्स हैं, जिसमें OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है एक मोनोमर से और H अटैच होता है दूसरे मोनोमर से। When a bond is broken, energy is released and made available. इस दौरान जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऑब्वियसली जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। During metabolism, macromolecules are either formed or broken down in the cell when each cell rebuilds many of its parts. यानी ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसमें ब्रेकिंग डाउन भी हो रही है और इसके साथ साथ वहाँ पे जो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। और ये मेटाबॉलिज्म को हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है। In heterotrophic organism, during digestion, especially macromolecules are break down into monomers by process of hydrolysis with the help of hydrolytic enzyme, and again these monomers when reach to the cell from macromolecule or polymers by process of condensation. जो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटरोट्रोफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, उनको कहते हैं हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। इनमें डाइजेशन के दौरान स्पेशली जब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो पॉलीमर्स हैं वो मोनोमर्स में
कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। इस दौरान जो एक एंजाइम काम कर रहा होता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है, वो एंजाइम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और ये जो मोनोमर्स जो होते हैं, जब ये सेल तक पहुंच जाते हैं तो ये फर्दर मैक्रोमोलेक्यूल्स में और पॉलीमर्स में जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होते हैं जो होता है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो है वो साथ साथ चलता रहता है। पहले डाइजेशन में ये ब्रेकडाउन हो रही है, बाद में कंडेंसेशन होकर ये फिर बन रहा होता है। In autotrophic organisms, cell produce monomers from simple organic molecules like carbon dioxide, water, nitrates and sulfates. जैसे कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुराक तैयार करते हैं। सेल प्रोड्यूस मोनोमर्स, इनमें जो है जो मोनोमर्स हैं वो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो है नाइट्रेट्स और सल्फेट वगैरह जो हैं, क्या होता है फिर ये जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं जिसका फॉर्मूला C6 यानी कार्बन 6, H12, हाइड्रोजन उसमें 12 है और ऑक्सीजन भी उसमें 6 है। तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बना। These monomers later on assemble to form macromolecules. ये जो मोनोमर जो हैं बाद में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने के बाद एक प्रोसेस चलता है जिसके बाद ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सक्रोज और ये जो सक्रोज वगैरह बनता है या फिर जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद ये सब बन जाता है। With the other cell when required these molecules either from building purpose or to produce energy, these molecules break into monomers by the process of hydrolysis. या ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं ये जो हैं ये बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, या फिर जब एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। इनके जो ब्रेकडाउन होती है तो ये फिर से मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलता रहता है। यानी एनर्जी हमारे बॉडी से रिलीज भी हो रही होती है हमारे सेल्स में, और एनर्जी जो है इनके अंदर जो है रिक्वायर्ड भी हो रही होती है। ये आप देखिए अपने बुक के पेज नंबर 22 पे ये दिखाया गया है कैसे जो है दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, या फिर जो है कैसे कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो देखिए एक मोनोमर जो है दूसरे मोनोमर से अटैच हो रहा है, तो एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो दूसरे मोनोमर के हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, जिसकी बिना पर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से यहाँ इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है। इसीलिए ये कोवेलेंट यहाँ पे जो है सॉरी ये जो मोनोमर्स है, दो मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को जो है कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज भी हो रहा है और साथ साथ इन मोनोमर्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग भी हो रही है। जबकि जो सेकेंड पिक्चर जो है बी जो है उसमें देखिए आप हाइड्रोलिसिस इसमें हो रही है। ये बिल्कुल कंडेंसेशन का अपोजिट होता है। ये प्रोसेस जो है आप समझ लें कि कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है, ये अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पे जो है दो मोनोमर जो है इनको ब्रेक करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनमें आके ऐड हो जाता है तो ये एक मोनोमर के जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ वाटर का OH जाके लग जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके लग जाता है, जबकि जो दूसरा जो H पॉजिटिव होता है वो जाके
मोनोमर के OH के साथ लग जाता है। इस तरह से जो है इनकी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होने के बाद जो मोनोमर का जो आपस में जो बॉन्डिंग हो रही थी पहले कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से जो बन गई थी बॉन्डिंग, वो यहाँ पे ब्रेक हो रही है। इस प्रोसेस को जो है हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन कहा जाता है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन को। कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लिविंग वर्ल्ड के जो केमिस्ट्री है वो असल में कार्बन है। कार्बन की केमिस्ट्री ही लिविंग वर्ल्ड की केमिस्ट्री है, क्योंकि जितने भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो बायोमॉलिक्यूल्स या फिर जो हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको बनाते हैं। तो इनकी स्टडी को हमने कहा बायोकेमिस्ट्री। वो असल में बने होते हैं कार्बन से, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बने हुए होते हैं। तो इनकी स्टडी को, या जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी स्टडी जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। Organic compounds are well adapted with the requirement of living processes। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी जो लिविंग प्रोसेसेस होते हैं उन सब के लिए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना रोल प्ले करते हैं। कार्बन इज अ लाइट एलिमेंट एंड हैज एटॉमिक नंबर 6। कार्बन जो है एक लाइट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। It contains 4 electrons in its outermost shell and requires 4 more electrons to complete its outermost shell। जो outermost shell है उसको असल में होने तो 8 चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, लेकिन कार्बन की जो outermost shell है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं। तो ये इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड जो ये बना सकता है कार्बन। फॉर दिस पर्पस इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। देखिए इसी बिना पर कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ 4 बॉन्ड ये बना सकता है। इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। टेट्रावेलेंट मतलब यानी इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मजीद 4 की जरूरत है इसको स्टेबल करने के लिए। कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। हमने कहा कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो वो कैसे बना सकता है? हमने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि इसको स्टेबल होने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इट मीन्स डेट कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है स्टेबल होने के लिए, जबकि कार्बन के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एक कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मजीद 4 की जरूरत है, जबकि दूसरे के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है और मजीद 4 की जरूरत है। तो वो दोनों कार्बन जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन and the fundamental framework of carbon around with the organic molecule are constructed। यानी इसी खुसूसियत की बिना पर ये जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी खुसूसियत की बिना पर ये जो कार्बन है ये एक स्केलेटन के फॉर्मेशन कर सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए उसके स्केलेटन को बना सकता है और एक
फ्रेम फ्रेम कार्बन जो है बना सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको बनाने के लिए। कार्बन कंटेनिंग बैकबोन में भी लीनियर, ब्रांच्ड और साइक्लिक। जो कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन जो होता है वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है और साइक्लिक में भी हो सकता है। अब आप देखें कि आपके बुक के पेज नंबर जो है वो 23 में ये दिखाया गया है कि कार्बन जो है वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ। तो हमने कहा था कि ये सिंपल होता है, लीनियर इनके शेप होती है, या फिर ये ब्रांच में होता है, या फिर ये साइक्लिक में होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मीथेन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। तो इसमें ये सिंपल बॉन्ड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन के एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक सिंपल बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, सिंपल इसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे है। जबकि दूसरे लीनियर शेप में आप देखिए, लीनियर में जो है 4 कार्बन जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और जो पहला और आखिरी कार्बन है इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और बीच में जो 2 कार्बन है इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो ये एक लीनियर फॉर्म में है। जबकि जो ब्रांच जो इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें, जिसमें ये बॉन्डिंग जो है एक ब्रांच, इसकी जो बैकबोन है कार्बन की वो एक ब्रांच फॉर्म में है, जिसमें जो है आप देखें कि जो एक कार्बन है उसके साथ फर्दर 4 कार्बन जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो जो साइड पे मौजूद या जो ब्रांच जिसने बनाए हैं वो 3 जो कार्बन है या जो 4 कार्बन है वो आपस में मजीद 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांच निकल रही है, जो मेन कार्बन एटम है जो सिलेंडर में मौजूद है उससे फर्दर ब्रांचेस जो है वो बन रही है दूसरे कार्बन एटम के साथ जब ये बॉन्डिंग करता है। जबकि जो साइक्लिक है उसमें 4 कार्बन जो है इसमें मौजूद है, और चारों कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से ये साइकिल की फॉर्म जो है बन जाती है, और जो हर कार्बन है वो फिर 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद जो है आप जो नीचे जो 2 दिखाए गए हैं कार्बन स्केलेटन, उसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सिंगल बॉन्डिंग का तो हमने ऊपर देखा कि मीथेन में देखा, लीनियर शेप में देखा, ब्रांच्ड, और साइक्लिक में हमने देखा कि कैसे सिंगल बॉन्ड बना रहा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनाता है, या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनाता है। अब देखें कि इसमें जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन में ये कैपेसिटी है कि वो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह खाली है, उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं, तो मजीद 4 की गुंजाइश उसमें है। तो इसका मतलब है कि वो शेयर के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो मजीद इसके लिए 2 की जगह जो है, हर कार्बन में 2 की जगह खाली होगी। तो वो 2 की जगह खाली जहां है वहां वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरा कार्बन भी यही कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस तरह यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो रहा है, और जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो स्टेबल भी हो रहा है। जबकि जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें आप देखें कि हमने कहा था कि कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मजीद 4 की गुंजाइश है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ, पहला कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड इसने बनाए तो मजीद 1 की गुंजाइश इनमें रहती है, तो वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से जो है इसका जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।